जिसमें चार्ज बिल्कुल रेंग रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल बहुत बड़े समय में थोड़ा सा चार्ज मूव होता है. सो द करंट इज टेंडिंग टू जीरो, तो I square R loss is tending to zero, there is no heat loss. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा है और बड़ा ही वाजिब सा उनका डाउट है, विच नीड्स क्लैरिफिकेशन. क्योंकि मैक्सिमम लगभग सभी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो इस पर एकदम साइलेंट है, इस डाउट को लेकर साइलेंट हैं. हाँ, अलग अलग क्वेश्चंस में आंसर सॉल्यूशन देने का उनका तरीका बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, हर उस बच्चे को जो बारीकी से सोचता है. आइए समझते हैं डाउट क्या है और उसका निराकरण क्या है. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है. कैपेसिटेंस C0 है, प्लेट के बीच का सेपरेशन D है. अब आप रबर के ग्लोव्स पहन के जाते हो, इंसुलेशन अपने हाथ पे लगा के जाते हो, और आप इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी को बिल्कुल स्लोली दोनों को पुश करते हुए दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी को हाफ कर देते हो, D/2 कर देते हो. इस प्रोसेस में बेसिकली जो उनका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. अगर आप स्लोली इन प्लेट्स के बीच की दूरी को हाफ कर दें, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये उनका क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो उन्होंने बुक में देखा, उस सॉल्यूशन में सर्किट में जो हीट डिसिपेट होगा उसको अकाउंट नहीं किया गया है. यही उनका डाउट है कि सर्किट में जो हीट डिसिपेशन है उसको अकाउंट में क्यों नहीं लिया है. मतलब उन्होंने जो सॉल्यूशन पढ़ा उसमें कुछ इस तरह का सॉल्यूशन है. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं. व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द प्लेट्स closer from distance D to separation D/2, and the process has been done very slowly, right? So one way could be to write the force between the two plates, which will be a variable force, because as the plates are brought closer, the charge on both the plates is changing. So the force applied by one plate on another is changing, and therefore you will have to perform a small bit of integration and all. But approaching the question from work energy method, this is how the question was solved in that particular book. At present, the energy stored in the capacitor, is half C0 V square, right? When you make the separation between the plates half, the capacitance becomes 2C0. Obviously, charge on the plate doubles, because now the charge will be 2C0 into V, and now the energy stored in the capacitor will be half 2C0 into V square, which means C0 V square, because the capacitance has been doubled. Simple reason. Potential difference has not changed. Therefore, the energy stored in the electric field between the plates of the capacitor has doubled. The potential energy of this capacitor system has doubled. What is work done by the cell? What is work done by the cell during the process? Obviously, the charge on the capacitor plate right now, is C0P. And charge on the capacitor plate after the separation has been reduced is 2C0P. So during the process of bringing the plates closer, an additional charge was supplied by the cell, right? जब आप इनको पास ला रहे थे उस समय चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से और नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाके ऐसा बैठ रहा था, ऐसा हम सोच सकते हैं. सेल ने एडिशनल चार्ज कितना दिया? व्हाट इज एडिशनल चार्ज सप्लाइड बाय द सेल? ऑब्वियसली इस प्लेट पे पहले से इतना चार्ज था, अब इतना हो गया. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस of bringing the plates closer, the additional charge supplied is C0, this minus this.
So what is work done by the cell? Work done by the cell during this process. Work done by the cell when the plates were being brought closer. पहले से सेल ने इसको चार्ज करने में क्या वर्क किया था उसकी बात नहीं कर रहे हैं. जब ये दोनों प्लेट पास लाए जा रहे थे उस दौरान सेल ने क्या काम किया, उस दौरान सेल से इतने चार्ज का फ्लो हुआ. V वोल्ट की सेल है तो डेल्टा Q इंटू V विच इज C0 into V square. This is work done by the cell. So work done by the cell is C0 V square. Change in potential energy. Change in potential energy of the capacitor system is half C0 V square. Can you see that? Original potential energy, final potential energy. So increase in potential energy of the capacitor system is half C0 V square. So many of you tend to think ये तो जनरल रिजल्ट है सर, आप क्या बता रहे हो, तो हम जानते हैं कि सेल ने जो वर्क किया उसका आधा कैपेसिटर में स्टोर होता है और आधा हीट बन जाता है. नहीं, सवाल यहाँ तो ये था ही नहीं हीट का. यहाँ सवाल ये था कि इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया. तो अब अगर हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से देखें, सोचें, प्लीज समझिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है. अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हो तो कन्फ्यूजन अब शुरू होता है. कन्फ्यूजन ये है कि इस कैपेसिटर को अगर मैं अपना सिस्टम मानता हूं तो दो एक्सटर्नल एजेंसी हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं. एक सेल, उसने इतना वर्क किया, इतना एडिशनल एनर्जी दिया, और एक मैं जो ये इंश्योर कर रहा हूं कि ये दोनों प्लेट बिल्कुल धीरे 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 पास जाए. मैंने भी तो वर्क किया. कैसे वर्क किया? ये प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि ये स्लोली चले तो एक्सटर्नल एजेंट मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं. ये प्लेट इधर चल रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं. मेरा वर्क डन निगेटिव है. मैंने कुछ तो निगेटिव वर्क किया है, तो पक्की बात है. एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन निगेटिव है. व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी? तो बुक में जो सोल्यूशन है उसमें ये लिखा है, कि भाई आपके कैपेसिटर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी बढ़ गई, सेल ने वर्क इतना किया, तो सेल का वर्क डन बाय सेल, यहां लिख रहा हूं, वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शशिभूषण तिवारी, दोनों मिलकर के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विच इज डेल्टा यू हाफ C0 V स्क्वायर. मैंने जो वर्क किया, सेल ने जो वर्क किया, दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. तो अब वर्क डन बाय सेल तो आपको पता है, ये इसको यहां सब्सटीट्यूट करने से यू इमीडिएटली गेट दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज, उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, दैट इज माइनस C0 V0 स्क्वायर. सो यू गेट हाफ C0 V स्क्वायर. तो किताब में आंसर दिया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शशिभूषण तिवारी इज माइनस हाफ C0 V स्क्वायर. Now the student who has sent me this question, he has a genuine doubt, why didn't the solution take into account the heat produced during the entire process? हीट तो प्रोड्यूस हुआ होगा ऐसा उसके मन में सवाल आता है, भोला मन सवाल आता है. आंसर है कि आपके बुक में, किसी बुक में एक क्लैरिफिकेशन नहीं लिखते हैं वो लोग, बट यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होगा. रीजन एक लाइन का है. ये आंसर सही है, प्रोसेस भी सही है, नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल परफेक्ट, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. बट हीट प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा? क्योंकि द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो. कितना स्लो? जितना आप सोच रहे हैं उससे भी स्लो, अब जो सोच रहे हैं उससे भी स्लो. इट मीन्स जब मैं इसको बिल्कुल ग्रेजुअली मूव करता हूं, एकदम धीरे 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 और स्लो और स्लो और स्लो और स्लो, तो कैपेसिटेंस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है. बैटरी से जो एडिशनल चार्ज का फ्लो हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है. व्हाट डज इट मीन? इस बैटरी से डेल्टा क्यू चार्ज, एक छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज, घंटों में यहां जाता है, ऐसा सोचो. एकदम ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम स्लो. अब जितना स्लो सोच रहे हो उससे भी स्लो और स्लो और स्लो, इनफाइनाइटेसिमली स्लो. बिकॉज हमने स्लो लिख दिया तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना स्लो सोच रहे हो उससे भी स्लो. तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू चार्ज इस पे जाता है वो बहुत बड़े समय में जाता है. थोड़ा सा भी चार्ज बढ़ने में बहुत समय लगता है, बहुत बड़ा समय लगता है. तो जब बहुत बड़ा समय लगता है तो जो करंट है
इन वायर्स में वो नेग्लिजिबल है, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, लिटरली करंट एट एनी पॉइंट इन टाइम इज जीरो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस टेंडिंग टू जीरो। तो अगर 1 मिनट के लिए हम मान लें कि इन वायर्स में रेजिस्टेंस है, 1 मिनट के लिए मान लें, तो भी अगर हम एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें चार्ज बिल्कुल रेंग रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल बहुत बड़े समय में थोड़ा सा चार्ज मूव होता है, so the current is tending to zero, so I square R loss is tending to zero, there is no heat loss, there is no heat loss. Actually, in our theoretical considerations, when we say that these wires are perfect superconductors, they do not have any resistance, so in all those type of questions there is no chance of heat loss actually, but the energy that is lost in form of electromagnetic radiation. The charged particles are accelerated and they do radiate. But whichever way, in this particular question, if the process is extremely slow, the charged particles are not accelerated, there is no resistance, current is always tending to zero, there is no heat loss. So, the solution is correct, and the explanation that I am giving you must convince you that yes, the solution is correct. So, see you in the next video with some more concept, some more problem. Goodbye till then.